हम्म, मैं आज एक ऐसे ऐसे सवाल पर आप सबके सामने आया हूँ जो 4 दिन पहले हुई एक बैठक पर केंद्रित है। बागेश्वर जनपद में 4 दिन पहले एक बैठक हुई थी। अ, ये बैठक खड़िया खनन को लेकर थी, खदानों को लेकर थी। और बैठक का जो बैठक जिन लोगों की थी उनका नाम अवैध खनन निरोधक दल। पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसा सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है और खनन विभाग सूत्रों से ही मुझे ज्ञात हुआ है कि मई के महीने में 2023 उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था और उस आदेश के सापेक्ष ये दल बना है। 6 महीने पहले एक आदेश होता है, आदेश के सापेक्ष दल बनता है और 6 महीने बाद इस दल की अवैध इलीगल खनन माइनिंग दल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इस दल की बैठक का जब प्रेस रिलीज सामने आई तो रिलीज जिलाधिकारी के नाम से सामने आई, सूचना विभाग द्वारा प्रसारित की गई थी। उसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि खनन अगर अवैधानिक तरीके से है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के इसी प्रेस नोट से एक सवाल सामने आया। जिलाधिकारी ने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। क्या आज से पहले जिलाधिकारी को मालूम नहीं था कि कुछ अवैध होता है उसी खनन में जिसका नियंत्रण आपके अधीन है, जिले के अधीन है? यदि उनको मालूम नहीं था तो वो स्पष्ट करें कि नहीं, मुझे तो आज पहली बार मालूम पड़ रहा है कि खनन अवैध भी होता है। खैर, इसी जिलाधिकारी के इसी सवाल से जो जिलाधिकारी से पूछा जा रहा है कि क्या आपको पहले मालूम नहीं था कि अवैध होता है कुछ खनन में कहीं गड़बड़ियां हैं, खनन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये जानकारी आपको अगर नहीं थी तो कोई बात नहीं। बहुत सारे 1980 से लेकर 82 से लेकर आज तक कितने जिलाधिकारी अल्मोड़ा में रहते हुए फिर बागेश्वर में रहते हुए आए होंगे, गए होंगे, आएंगे, जाएंगे। लेकिन वर्तमान में किसी जिलाधिकारी ने अगर कहा कि कुछ अवैध है तो कठोर कार्रवाई होगी तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। मैं इस 112 खदानों पर चर्चा करूं उससे पहले एक तो ये बता दूं कि जो बड़ी खदानें हैं वो 3 नाम इस प्रकार से हैं। एक एनएस कॉरपोरेशन है, कटियार माइंस है और एक पर्वतीय माइंस है। एनएस कॉरपोरेशन, कटियार माइंस और पर्वतीय माइंस, इनके स्वामी पर्वतीय क्षेत्र के लोग नहीं। और भी बहुत सारी माइनें हैं जिसके स्वामी पर्वतीय क्षेत्र के लोग नहीं हैं। और अगर 1915 1800 ये 2015 से पूर्व और 2015 के बाद को देखें तो 2015 से पूर्व बागेश्वर जनपद में जितनी भी माइनें थीं वो मुख्य खनिज के रूप में थी, रेते को छोड़कर। खड़िया भी मुख्य खनिज थी और मैग्नीसाइट भी मुख्य खनिज थी। 2015 के बाद कोई खेल हुआ या कुछ हुआ, जो भी हुआ, बिना हुए तो हो नहीं सकता है, खड़िया को मुख्य खनिज से बाहर निकाल के उप खनिज के दर्जे में डाल दिया गया। और उप खनिज के दर्जे में डालने के बाद जो एक विधिक रूप से हो सकता था कि इसकी लीज सैंक्शन से लेकर इसकी रॉयल्टी निर्धारण से लेकर इसका पूरा नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में आ गया, क्योंकि मुख्य उपज के रूप में राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता है, केवल चौकीदारी करने के। 112 जो खड़िया की खदानें हैं आज की तारीख में वो उप खनिज की परिभाषा में आती हैं। इन 112 खदानों में से 71 खदानों के बारे में बताया गया है कि वो चालू हालत में हैं, यानी जो शेष खदानें हैं 42-41 के करीब, वो चलन की हालत में नहीं है। अगर एक बात और, अब यहाँ जो चर्चा का विषय है वो है अवैध शब्द, क्योंकि अवैध खनन निरोधक दल की बैठक से मैंने इस सवाल को उठाया है।
इस बैठक में क्या क्या चीज़ सामने आई, क्यों क्यों सामने आई, इस पर मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस दल के विषय में मैं इतना सार्वजनिक कर दूं कि इसमें जनपक्ष की ओर से गांव का प्रधान ही उस बैठक का सदस्य था, वरना वन विभाग आदि 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 तमाम विभाग होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं, और जनपक्ष या अवैध है कहने वाला जो पक्ष है उसकी ओर से एक ग्राम प्रधान उस बैठक में होते हैं, उसका होता है। उसके अलावा कुछ और भी लोगों को इसमें प्रशासन अपने साथ जोड़ लेता है। अब किसके कहने पर जोड़ता है, स्वविवेक से जोड़ता है तो स्वविवेक उसका किस प्रकार का होता है, आदि 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 तमाम सवाल उठ सकते हैं। जब हमें ये मालूम पड़ा कि एक अवैध खनन विरोधी निरोधक दल बना है, तो हमें लग रहा था कि कांडा क्षेत्र के हमारे एडवोकेट साथी जो गोविंद सिंह भंडारी, जो हर मीटिंग में खड़िया के अवैधानिक स्वरूप पर खूब बोलते हैं, पेशे से वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बहुत सारे संगठन, आर्य समाज आदि 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 से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस भी मीटिंग में जाते हैं, जनपद स्तर की हो या प्रदेश स्तर की, बागेश्वर में अवैध खनन और खनन की वजह से जो मुश्किलात सामने आई हैं, जल जंगल जमीन में जो मुश्किलात सामने आई हैं, उन पर खूब बोलते हैं। तो हमें लगा वो तो उसके मेंबर होंगे ही होंगे, और भी बहुत सारे नामों पर हमको उम्मीद थी कि वो सब उस बैठक में गए होंगे, एक अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। शाम तक मालूम पड़ा नहीं, जिन लोगों की उम्मीद, जो लोग खड़िया खनन को लेकर के अवैधानिकता को लेकर काम कर रहे हैं, जो इन अवैधानिकता पर सवाल उठाते हैं, या जो अच्छे सुलझे हुए सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे वकील हैं या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट आदि हैं, वो उसमें नहीं थे। यानी एक ऐसा दल जो अभी के हिसाब से प्रशासन की मर्जी से बना हुआ है। मित्रों, हम थोड़ा सा खनन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम खनन क्षेत्र के बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर हम जब तक पहाड़ के बारे में बात नहीं करते हैं, तो हम इस बात को पूरा नहीं कर सकते। 1970 से लेकर 80-85 के बीच में अगर हम पूरा एक अध्ययन करते हैं, तो पहाड़ में एक कुछ शब्दों से बनी एक पंक्ति सामने आई थी, सार्वजनिक हुई थी, जल जंगल जमीन और जीवन। अभी भी बड़े प्यार से एनजीओ वाले और दूसरे तीसरे अपने मेरे मिठास के रूप में जल जंगल जमीन और जीवन हटा देते हैं, वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। वन विभाग जल जंगल जमीन की बात करता है, राजस्व विभाग जल जंगल जमीन की बात करता है, प्रशासन जल जंगल जमीन की बात करता है, लेकिन उसमें से वो शब्द, जीवन शब्द जो है वो हटा दिया जाता है, जमीन और जीवन। खैर, ये 3 शब्द हैं, 4 शब्द हैं, इस पर मैं आता हूँ। जल से शुरू करता हूँ। जो बागेश्वर में सरयू नदी मुख्य नदी हमारी है, और जो खनन का जो क्षेत्र है वो सरयू नदी और उसकी सहायक और सहायकों की भी सहायक नदियों के बृहद जलागम क्षेत्र में ये सारा खनन चल रहा है। क्योंकि पहाड़ नीचे से नदी के किनारे से उठता हुआ ऊपर को जाता है, जहाँ बसासत होती है, यहाँ खनिज होते हैं। तो और जितना भी पहाड़ है, पूरा पहाड़ किसी न किसी रूप में बरसाती जल निकासकों का मार्ग भी जगह जगह होता है। सरयू नदी में सबसे पहले मैं बात करूं तो कपकोट विकास खंड जहाँ मुख्यालय है, उसके बगल से एक नदी आती है, खीर गंगा। ये फरसाली, गुलेर, खरकू, कानातोली, नरगड़ा, परगड़ा, झोपड़ा से नीचे शिखर के पश्चिमी ढाल से नीचे को बहती जितना पानी है वो खीर गंगा का पानी कहलाता है। खीर की तरह ही उसका रंग हुआ करता था एक दौर में, यानी उस दौर में जब तक बहुत ज़्यादा खनन सड़कों के लिए, नहरों के लिए या खड़िया के रूप में नहीं था। इस नदी को अगर बहुत बारीकी से देखेंगे तो इसमें खड़िया के मलबे का लक्षण मौजूद हो चुका है। यानी नरगड़ा, परगड़ा और क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी खड़िया की खदानें हैं, उन खदानों से जो मलबा निकलता बसता है, उसमें छोटी जलधाराओं के माध्यम से, बरसाती पानी के निकास के माध्यम से खीर गंगा में पहुंचना शुरू कर दिया है। खीर गंगा से थोड़ा बागेश्वर की ओर आगे आते हैं, भालूगाड़ मिलती है, जो गडेरा गांव जो है, गड़िया गडेरा से आती है। गड़िया गडेरा में भी खड़िया की खदानें हैं, तो निश्चित रूप में भालूगाड़ भी प्रभावित हुई होगी।
उसके बाद थोड़ा बसकुना आते हैं, हम असों जिसको कहते हैं। असों में एक बड़ा गधेरा मिलता है। और तो उस गधेरे का जलागम क्षेत्र खीर गंगा की तरह बृहत है। उसमें रताईस पपों का एक क्षेत्र हो गया, रताईस का एक क्षेत्र हो गया, खडगेड़ा का एक क्षेत्र हो गया, बेड़ा मझेड़ा बसकुना का ऊपरी क्षेत्र वो उसी जलागम क्षेत्र में आता है, उसी गधेरे के। बड़ा बड़ा है, खीर गंगा की तरह ही बड़ी नदी ये भी है। थोड़ा सा आगे आते हैं और आगे आके हरसिला से नीचे बालीघाट में आते हैं तो बालीघाट में एक नदी मिलती है, वो नदी है पुंगर नदी। अच्छा, सरयू नदी के जलागम क्षेत्र की बृहद नदियों में से पहली नदी है जो सरयू में आके मिलती है, वो पुंगर नदी है। और पुंगर नदी का जलागम क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अगर हम बालीघाट से धर्मगढ़ तक की सड़क की को लंबाई के रूप में माने तो 70-80 किलोमीटर के करीब की जो ये सड़क है। और बालीघाट में शंख की सी जहाँ जितना नदी की चौड़ाई के दुगने के करीब घाटी का विस्तार होता है, जो आगे जाके धर्मघर वाले क्षेत्र में जाके बहुत विस्तृत घाटी के रूप में, या यूँ कहूँ कि उसकी जो चौड़ाई है वो करीब 20 किलोमीटर की बन जाती है, जिसको हम एक तरीके से डोर, अमझाजू डोर शिखर के नीचे से अगर हम नापना शुरू करें, या पपोली से नापना शुरू करें, पपोली में जो हरिनाग का मंदिर है वहाँ से नापना शुरू करें, और उसे कमेड़ी देवी के ऊपर जो फेणीनाग का मंदिर है वहाँ तक चले जाते हैं, तो ये 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर की अलग अलग क्षेत्रों में उसका वृत्ताकार चंद्राकार आकार में पुंगर घाटी फैली हुई मिलती है। ये पुंगर का जलागम क्षेत्र है। पुंगर के जलागम क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं। उसमें अगर हम कहें कि कुछ नदियां हैं जिसका जो कुछ तो खनन ऐसा है जो सीधे सीधे उनका मलबा बहकर पुंगर नदी में ही आ रहा है। लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा बंगार नाम की नदी की। बंगार जो नदी है वो बागेश्वर की जो दो बड़ी खड़िया खदानें हैं, कटियार माइंस और एनएस कॉर्पोरेशन, जो बृहद भूभाग वाली मायने हैं, उस जलागम क्षेत्र में है ये दोनों मायने। उस और अन्य राजनीतिक दलों के संगठनों की जो मायने हैं उसी क्षेत्र में है, और कुछ बड़े उद्योगपतियों की मायने उस क्षेत्र में थी और हैं, सक्रिय हैं, और कुछ में काम हो चुका है। तो 1982 में पहला विरोध हुआ था नागपुरी पट्टी में। राधा भट्ट वहाँ आई थी, सदर बहुत से सर्वोदय के लोग भी आए थे। इस एनएस कॉरपोरेशन ने जब अपना काम शुरू किया था, विरोध कुछ दिन चला, बाद में जनता पहले जब विरोध में थी, फिर जनता एनएस कॉरपोरेशन के पक्ष में खड़ी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब 1980 से लेकर आज तक बृहद स्तर पर 10-12 महीने जो बंगार नदी, छोटी सी बंगार नदी के जलागम क्षेत्र में है, उनसे जो भी मलबा निकला वो गया का। एक तो बंगार नदी के बारे में बताऊं, कीड़ई ग्राम पंचायत की नदी है, उसमें एक नहर बनी थी बहुत पहले, शायद 1912-13 उसके महर, उससे भी बहुत पहले, नहीं 1998 2000 से पहले, 2000 से पहले वो नहर बनी थी। आज की तारीख में लोग बता रहे थे कि नहर कहीं कहीं पर एक लकीर जैसी दिखती है। और बंगार नदी में बहुत अच्छे अच्छे तालाब हुआ करते थे। एक पुल होता था, उस पुल के नीचे बहुत बड़ा तालाब था जहाँ बचपन में हम लोग नहाने जाया करते थे। और कीड़ई बचाव के बहुत सारे नौजवानों ने तो, या बहुत से लोगों ने जो जिंदा भी होंगे और अब नहीं भी होंगे, तो उन्होंने तो तैरना ही उसी तालाब से सीखा था। भाई वो छोटा तालाब था, वहाँ से सीखते थे। तब सुनिया तालाब, सरयू नदी का नजदीक में सुनिया ताल, वहाँ जाके तैरना सीखते थे या तैरते थे। खैर, तो बंगाल नदी बहुत खूबसूरत नदी थी, दूध के आकार की, आसमानी रंग लिए हुए उसका पानी था, बहुत खूबसूरत, आंखों को बहुत लुभावन। उस छोटी सी नदी में 1-1.5 किलोमीटर लंबी उस नदी में, 2 किलोमीटर के करीब लंबी उस नदी में 5 घाट चलते थे और सदा घाट चलते थे। यानी क्या आज की तारीख में सभी घाट सकुशल हैं? क्या आज की तारीख में सभी घाटों की बांध सकुशल हैं? क्या आज की तारीख में बंगार नदी उसी रंग में है जो बहुत मन लुभावन होती थी? क्या आज की तारीख में बंगार नदी में कोई तालाब शेष बचा है? अवैधानिक शब्द है उसमें, अवैध खनन निरोधक दल। मुझे लगता है कि अवैध खनन निरोधक दल को जरूर बंगार नदी में जाकर देखना चाहिए। बंगाल की एक छोटी सी सहायक नदी और है जो मेरे गांव पचार से आती है। जब मेरे गांव में खनन के खिलाफ, एक माइन के खिलाफ लोग खड़े थे,
तो मुझे एक नक्शा देखने का मौका मिला और मैं आश्चर्यचकित था कि जो स्वीकृत नक्शा था उसमें एक रौला दिखाया था। खनन का जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, वही पटवारी से लेकर गवर्नर तक जो नक्शा बनाता उसमें एक रौला दिखाया गया था। मैं आश्चर्यचकित था, रौला, और ऐसा लिखा गया था तो सूखा रौला हो। फिर बाद में जब शोध किया तो मालूम पड़ा ये तो जुगापाणी का जो नदी है, छोटी नदी जुगापाणी नाम से, वो है, और सदाबहार पानी उसमें है। जुगापाणी के नाम से जो नदी है उसकी विशेषता मैं आपको बताऊं कि जब पचार में मेरे गांव में कोई मरता है तो उस परिवार में जो 13वीं तक के कार्यक्रम होते हैं, 12 दिन का जो स्नान होता है नदी में जाकर पिंड दाने का, तर्पण करने का, वो जुगापाणी के ही, जुगापाणी नाम की छोटी नदी है, उसी में हम लोगों ने एक स्थान को चयनित किया हुआ है। बहुत अच्छी जगह है, मतलब अब अच्छी तो होगी जहाँ मरने के बाद शांति के लिए हम अपनी प्रेतात्माओं को तर्पण करने के लिए, उनको पिंडदान करने के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान तो है ही है। तो उस नदी को रौला दिखाया गया है। इसी नदी के दाएं बाएं अगर आप देखेंगे, ये नदी पचार से कीड़ी में, पचार और कीड़ी 2 ग्राम पंचायतों के बीच में है जुगापाणी की। इसी नदी के दाएं बाएं 2 मायने हैं और बड़ी मायने हैं। एक तो पचार के नाम से और एक कीड़ी के नाम से है, और एक तीसरी जो गांव की तलहटी से छू रही थी जिसका विरोध हुआ था, जो अभी फिलहाल बंद है। कुछ लोगों का प्रयास है उसको खोलने का, लेकिन फिलहाल उसमें काम नहीं है। तो ये जो रौला है, निश्चित रूप से अगर ये रौला नहीं लिखा गया होता और जुगापाणी नदी लिखा गया होता, भले इसके आगे छोटी शब्द ब्रैकेट में लिख देते, तो नियम के अनुसार पानी की धारा के 50 मीटर दाएं और 50 मीटर बाएं खनन कंपनी खनन नहीं कर सकती थी। और 4-5-6 हेक्टेयर की जो खदानें होती हैं उसमें दाएं बाएं अगर खनन रोक दिया जाए तो बचेगा आधा 1 हेक्टेयर या 1-1.5 हेक्टेयर। तो उस, अब देखिए, अवैधानिक अवैध खनन निरोधक दल के लिए एक सूत्र कि नक्शा पास करते समय ही वो गुणा भाग कर दिया जाता है जिसे वैधानिकता, अवैधानिकता स्वयं एक वैधानिकता बन जाए, यानी एक नदी को रौला दिखा दिया। उसमें और भी बहुत कुछ था। वो क्षेत्र पहले भी संवेदनशील क्षेत्र में था, और जब बाढ़ आई थी तब अल्मोड़े में जिलाधिकारी ने वहाँ एक बृहद दौरा करवाया था। खनन का जो विरोध करे थे उन्होंने सब परोसा सरकार के आगे, और बद्रीनाथ गूंठ की जमीन भी उस भूभाग में थी। ये सबको दरकिनार कर किया गया था, सबको दरकिनार। तो अवैधानिक खनन निरोधक दल को ये सारे अध्ययन अगर नहीं थे तो उन्होंने मीटिंग में क्या बोला होगा। मैं हौराली में, हमारे 1-2 मित्र हैं, वो बता रहे, वो चिंतित थे, वो कहते हैं कि कुछ लोग आके एक बार दौरा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। जो उनके खेत हैं जहाँ से बंगार नदी का पानी उनके खेतों में सिंचाई करता है, उसके साथ खड़िया की सिल्ट पहुँचने लगी, यानी धान की रुपाई वाले खेतों में पानी, सिंचाई जो अमृत था उस खेत के लिए, उसके साथ साथ जहर पहुँचने लगा। ये उनका था कहना। बंगाल के हमारे हौराली के हमारे मित्र एरी साहब हैं, हम लोगों ने सोचा था जल्दी वहाँ जाएंगे, और अभी टाइम नहीं निकल पाया। और मैं भी कुछ छात्रों, जो कृषि से भूगर्भ के छात्रों का इंतजार कर रहा था, मिलते तो वहाँ जाके उसका अध्ययन एक अच्छे नज़रिए से कर लेते, और जल्दी करेंगे। एक सत्तेश्वर है बागेश्वर से करीब 12 किलोमीटर आगे जाके। सत्तेश्वर में सत्तेश्वर नदी पार सत्तेश्वर में एक डाम भी बन रहा है, छोटा सा, अच्छा बड़ा मध्यम दर्जे का डाम भी बन रहा है, और ये सरयू नदी में ही बन रहा है। तो सत्तेश्वर में एक नदी आके मिलती है, भद्रावती, भद्रकाली बहुत बड़ा धाम है बागेश्वर जनपद का, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आस्था वाले लोग हैं, धार्मिक आस्था से जुड़े लोग हैं, जिनको पता है भद्रावती के बारे में, वो वहाँ उनके दर्शन करने आते हैं। तो उसी नाम से भद्रावती नदी है। भद्रावती नदी में खड़िया के मलबे के पहुँचने से चिंतित हमेशा दिखते हैं गोविंद सिंह भंडारी, जो कई मीटिंगों में इस बात को कह चुके हैं, कई मीटिंगों में। और वो चाहते हैं कि एक बड़ा शोध सत्तेश्वर से लेकर भद्रावती का पूरा जो जलागम क्षेत्र है वहाँ हो, कि कितनी खड़िया खदानें इस नदी को प्रभावित करती।
अगर आप देखेंगे जहाँ सरयू में ये भद्रावती मिल रही है, वहाँ बहुत बुरी तरीके से नदी के दोनों ओर तोड़ फोड़ हुई है। बहुत ज़्यादा मलबा जो भद्रावती से रह के आया है उसने नदी पर प्रभाव डाला है। वो मलबा कोई और नहीं है। खड़िया खनन के बारे में हमारे ही जो खड़िया खनन से जुड़े हुए मित्र हैं अनौपचारिक बातचीत में बताते हैं कि पहले तो खड़िया की जहाँ खड़िया की खदान होती है, खड़िया तक पहुँचने के लिए बहुत अधिक मिट्टी हटानी पड़ती है। उसके बाद जब खड़िया दिख जाती है तो उसके बाद भी मलबा निकलता है। जैसे एक ट्रक खड़िया निकलने के लिए कम से कम 5 या 6 ट्रक मलबा भी निकलता है। ये अनौपचारिक बातचीत में लोग बताते हैं और बात सही भी है क्योंकि मैंने आंखों से देखा भी है। अब 1982 से लेकर अब तक रमन्य देख लीजिए आप अपने रमन्यों के आधार पर ही सही जो खड़िया निकली है उसका गुणा 6 कर दीजिए। वो मलबा गया कहाँ? खनन क्षेत्रों में तो वो मलबा दिखता ही नहीं है। वो मलबा गया कहाँ? अवैध खनन निरोधक दल चाहे तो इस रास्ते से वैधानिकता अवैधानिकता तक पहुंच सकता है। रीमा चले जाइए, वन पंचायत का नक्शा उठा लीजिए, खनन क्षेत्र देख लीजिए। पचार चले जाइए, वन पंचायत का नक्शा उठा लीजिए, खनन क्षेत्र देख लीजिए। प्राकृतिक जल स्रोतों के दाएं बाएं चल रहे खनन को देख लीजिए, 50 मीटर का नक्शा उठा लीजिए। हमारे बाफिला गांव के प्रधान हैं, नौजवान प्रधान। किसी दिन हम लोग गए थे वहाँ पर किसी काम से घूमने के लिए, तो उन्होंने दिखाया कि उनके ग्राम पंचायत में बहुत भीम का एक खान नीचे तक गड्ढा बना हुआ है। मैंने कहा इसका मलबा कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो यही लोग जाने कहाँ गया। कटियार माइंस का मलबा कहाँ गया? NS कॉर्पोरेशन का मलबा कहाँ गया? पर्वतीय माइंस वाले बताएं कि आपका मलबा, आपने तो बहुत माल निकाला है, मलबा गया कहाँ? अगर आप नंगी आंखों से देखना चाहते हैं तो कई माइनों ने तो जो मलबा है वो गधेरे की शक्ल में सीधे से टो, ये भूगर्भ विज्ञान की भाषा में एक शब्द है टो के आकार का बना हुआ है मलबा, जो सीधे नदी में प्रवेश कर रहा है। कुछ मायने तो बगल में, नदी के बगल में अपना गड्ढा खोद के मलबा, तो आपको देख लीजिए। पुंगर घाटी में चले जाइए, इधर ये भद्रावती की जो घाटी है, हमारी भद्रकाली की घाटी है, कांडा वाला क्षेत्र, वहाँ चले जाइए। पिछले दिनों किमोली गाँव गया था, तो आनंद सिंह है, करीब 7-8 महीने पहले गया था, तो उन्होंने बताया कि साहब खड़िया वाले ने मेरे खेत में मलबा फेंक दिया। उनका तुमने बात की? उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। और वे मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी DM साहब के, दे रखी है। हाँ दे रखी है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब जो खड़िया वाला कहता है तुम DM क्या हुआ है, जो कुछ करना है कर लो। अब मैं ये प्रधानों का सवाल उठाता हूँ कि आपने कहा कि खनन क्षेत्र के प्रधान उसमें सदस्य होंगे। क्या किमोली के प्रधान अपने गांव की इस समस्या को लेकर कभी पहुंचे? क्या सुरकाली गांव, बाफला गांव, दयाली, कुरोली, पचार, कांडा क्षेत्र के बहुत सारे गांव, ये खडवी गए, पपो हो गए ना, बसकुना, इन क्षेत्रों के प्रधान कभी आए DM साहब के यहाँ कहने साहब खड़िया की वजह से मेरी नदियाँ इस तरीके से प्रभावित हो रही हैं, मेरे वन क्षेत्र इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? कभी आए? नहीं आए। और वही प्रधान आपको अच्छे लगे, आपने कहा उनको मेंबर बना दो क्योंकि वो बोलते नहीं हैं। अगर वास्तव में आप जिला प्रशासन उच्च न्यायालय के फैसले के प्रति चिंतित है, वास्तव में अवैधानिक रूप से अगर खनन हो रहा है उसके प्रति चिंतित है, यदि जल जंगल जमीन जल संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, भूमि संरक्षण अधिनियम के प्रति चिंतित है, विकास के योजनाओं के प्रति चिंतित है जिसमें नहरें आती हैं, रास्ते आते हैं, सड़कें आती हैं, आदि आदि आदि, पेयजल योजनाओं की पाइपलाइन आती हैं, आदि आदि आदि। अभी किमोली के बीच में, बागेश्वर किमोली के बीच में एक बहुत बड़ी पंपिंग योजना बन रही है, तो वहाँ मालूम पड़ा कि कंपनी बता रही थी पाइपलाइन बिछाने वालों को, देखिए साहब यहाँ हमारी माइन स्वीकृति है, यहाँ से नहीं ले जाइए आप, मतलब नक्शे के खिलाफ आप कहीं ले जाइए, जहाँ हमारी माइन स्वीकृति है वहाँ मत ले जाइए। ये कंपनी बता रही थी, कंपनी को बताया जा रहा था। प्रधान को सदस्य आपने चुना हुआ व्यक्ति बना लिया, वो आपके बहुत नज़दीक होता है, बजट से भी आपके नज़दीक होता है, उसका ऑडिट भी आपके हाथ में होता है। ED, आपका ऑडिटर तो प्रधान के लिए ED से कम नहीं हुआ। अगर ईमानदारी से ये एक दल बनाया गया होता, वैसे दल ने ब्लॉक लेवल पर भी बनना है, तहसील लेवल पर भी बनना है,
और जिला स्तर पर भी बनना चाहिए। जो मीटिंग हुई है जिला स्तरीय दल की हुई है, और हो सकता है कि पहले कोई मीटिंगें इन्होंने करी हों, तहसील स्तर पर की हों, की हैं तो पता नहीं कब की हैं, और नहीं की हैं तो की जानी चाहिए थी। सबसे बड़ी चीज़, आप इस दल को सुधारिए। गोविंद सिंह भंडारी जैसे लोग इसके मेंबर होने चाहिए थे। एक्टिविस्ट हैं बागेश्वर में बहुत, जो इस खड़िया खनन को लेकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। उन सबको इनका मेंबर होना चाहिए था, जो अपने अपने गांवों के मामलों को हाईकोर्ट ले गए हैं, बाकायदा खड़िया की खदानें बंद करवाई हैं, उनको इनका मेंबर होना चाहिए था। डीके जोशी जो सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े वकील हैं, बागेश्वरी जनपद के हैं, वो भले ही खड़िया क्षेत्र के गाँव के नहीं हैं, और भी आपके कई मेंबर हैं जो खड़िया क्षेत्र के गाँव के नहीं हैं, उनको इसका मेंबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिलहाल सकून देने वाला है कि एक दल है, अवैध खनन निरोधक दल, भले ही वो उच्च न्यायालय के आदेश पर बना है, इसलिए सबने जितने भी लोग अवैधानिकता के खिलाफ हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि हमारी ज़मीन बचे, हमारे गांव बचे, वो इस दल पर नज़र रखें। आने वाले समय में बहुत काम आएगा ये दल, यदि इस दल पर आप सबकी नज़र होगी। फिर मिलता हूँ मित्रों।